नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज दिल्ली नगर निगम चुनाव में बीजेपी कैसे बाजीगर बनी, महाराष्ट्र और कर्नाटक में फिर क्यों ठन गई, विरोध की आग में जल रहे ईरान की जहर वाली साजिश क्या है, और पाकिस्तानी सेना ओसामा बिन लादेन के मददगार पर क्यों मेहरबान हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया कि रूस की मिसाइलें उनके पावर प्लांटों को निशाना बना रही हैं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बिजली की भारी किल्लत हो गई है, जबकि कई शहरों में तो पूरी तरह अंधेरा हो गया है, क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों से चुन चुनकर यूक्रेन के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां बिजली का उत्पादन होता है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस सबसे ज्यादा मिसाइलें जापोरिजिया और ओडेसा पर बरसा रहा है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है, जिसके बाद वहां से सप्लाई होने वाली बिजली में भारी कमी आई है, और अब रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे पावर प्लांटों को भी निशाना बना रही है, जिसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में टोटल ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने इस बार एक साथ 70 मिसाइलें दागी थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने करीब 50 मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि रूस ने भी माना कि ये रणनीति के तहत किया गया हमला था, लेकिन उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के आरोप को नकार दिया। उधर ब्रिटेन ने दावा किया कि पुतिन अपने 2 एयरबेस पर हुए धमाकों से इतने आग बबूला हैं कि उन्होंने अपने ही अधिकारियों को सूली पर चढ़ाने का मन बना लिया है। रूस का कहना है कि उसकी वायुसेना के हवाई अड्डों पर हुए धमाके कोई हादसा नहीं, बल्कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक का नतीजा थे। इसलिए रूस के इसी दावे के आधार पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर रूस के एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया तो फिर रूस के अधिकारियों को पुतिन के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। 2 दिन पहले रूस के रिजाइन और सरातफ इलाके में मौजूद 2 अलग अलग एयरबेस पर धमाके हुए थे। ये दोनों एयरबेस यूक्रेन के पास नहीं है, बल्कि उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। फिर भी रूस कह रहा है कि इन दोनों एयरबेस पर यूक्रेन ने अपने ड्रोन छोड़े थे। अगर ऐसा ही है तो ये रूस की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, ऐसी चूक जिसकी कोई माफी नहीं। इसलिए माना जा रहा है कि रूस दोनों एयरबेसों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करेगा और उन्हें सजा देगा, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के इतनी अंदर तक हमला करके चल दे तो पुतिन के लिए इससे बड़े खतरे की कोई बात नहीं। इस बीच रूस ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका यूक्रेन को जंग के लिए उकसा रहा है। पिछले 2 दिन में अपने 3 एयरबेस पर हुए हमले से बौखलाए रूस ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया, और उसने आरोप लगाया कि अमेरिका के भेजे गए घातक हथियारों से ही यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। रूस ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो जंग को भड़काने में जुटा है, क्योंकि बीते 2 दिन में रूस के 3 एयरबेस पर हमले हुए, जिसके बाद रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और दावा किया कि अमेरिका की सैन्य मदद से ही यूक्रेन इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है। इन हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। दावा है कि इस बैठक में शामिल सैन्य अधिकारियों ने ही हमलों के लिए अमेरिका की तरफ उंगली उठाई, क्योंकि अमेरिका ने रूस के 3 एयरबेस पर हुए हमलों पर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने रूस के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। उधर ईरान सरकार पर छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए जहर वाली साजिश रचने का आरोप लगा। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के कैफेटेरिया में करीब 1200 छात्रों को जहरीला खाना परोसा गया, क्योंकि ईरान की नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में देश भर में 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। आरोप है कि हड़ताल शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले फूड पॉइजनिंग की वजह से प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी में जुटे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने कैफेटेरिया के खाने का बहिष्कार कर दिया और खाने की थालियों को अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर बिखेर दिया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फूड पॉइजनिंग के इलाज करने वाली दवाइयां खत्म होने की बात कही है, जिसके बाद आशंका जताई जाने लगी कि सरकार विरोधी प्रदर्शन को कुचलने के लिए जानबूझकर विश्वविद्यालयों की कैंटीन में जहरीला खाना परोसा गया। क्योंकि करीब 3 महीने से जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों ने ईरान की सरकार की नाक में दम कर दिया है, और सितंबर में हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में गिरफ्तार की गई महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस हिरासत में मौत के बाद तो इस आंदोलन की आग पूरे देश में फैल गई, जिसे कुचलने के लिए ईरान की सरकार पर पहले भी तरह तरह के हथकंडे अपनाने के आरोप लग चुके हैं। और कुछ दिन पहले यह भी खबर आई थी कि वहां की उस मोरालिटी पुलिस को ही खत्म कर दिया गया जिसे महसा अमीनी की मौत का जिम्मेदार बताया गया था। लेकिन अब इस ऐलान को भी आंदोलन को कमजोर करने का ही एक हथकंडा माना जा रहा है, क्योंकि सरकार को लग रहा था उसके इस ऐलान के बाद हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला थमने लगेगा। लेकिन खबर है कि जब इसका आंदोलन पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा तो ईरान सरकार ने मोरालिटी पुलिस को भंग करने की खबरों को खारिज कर दिया और उसने हिजाब कानून को नहीं मानने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्ती और बढ़ाने की तैयारी कर ली।
जिसके तहत जल्द ही हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का ऐलान किया जा सकता है। इधर राजस्थान पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि सीकर में मारे गए गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की साजिश 9 महीने पहले ही रची गई थी। उसको मार गिराने का प्लान लॉरेंस गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने बनाया था। इसके लिए उसने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए शूटरों का इंतजाम किया था, जिन्होंने 3 दिसंबर की सुबह के वक्त अपने काम को अंजाम दिया। राजू ठेहट के घर के बाहर पहुंचे हमलावरों ने वहां ऐसा जाल बिछाया कि गैंगस्टर राजू ठेहट बचकर भाग न पाए। इसके बाद जैसे ही वो घर से बाहर आया, शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके राजू ठेहट को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अब जांच में ये बात सामने आ रही है कि इस हत्याकांड की तैयारी 9 महीने पहले ही शुरू हो गई थी और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सीकर में मौजूद अपने सबसे खास गुर्गे मनीष जाट को सौंपी। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया के जरिए शूटरों को बीकानेर बुलाया, जहां उन्हें यह बताया गया कि एक बड़े अपराधी को ठिकाने लगाना है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रोहित गोदारा के पास 3 शूटर हरियाणा से पहुंचे थे, जिन्हें बाद में उसने सीकर में बैठे अपने गुर्गे मनीष जाट के पास भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक मनीष जाट ने सभी शूटरों का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला कराया और उन्हें एक हॉस्टल में ठहरा दिया था। इसके बाद सीकर के ही एक दूसरे बदमाश विक्रम गुर्जर ने सभी को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। उन्हें यह ट्रेनिंग राजू ठेहट की हत्या से 5 दिन पहले सीकर के एक फार्म हाउस पर दी गई थी, जिसके बाद शूटरों ने 3 दिसंबर को राजू ठेहट की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने मनीष जाट, विक्रम गुर्जर समेत हरियाणा के भिवानी के रहने वाले तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था। उधर चीन में जनता की ताकत के आगे शी जिनपिंग की सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा। खबर है कि कोरोना महामारी के आने के बाद पहली बार वहां लोगों को सख्ती में ढील दी गई, जिसके लिए वहां पिछले 2 हफ्ते से आंदोलन चल रहे थे। जब पूरी दुनिया में लोगों को कोरोना के नियमों में ढील दी जा चुकी थी, तब भी चीन के लोग सख्त क्वारंटीन में थे। कई शहर तो लगातार लॉकडाउन का सामना कर रहे थे, लेकिन अब वहां के लोग शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट या किसी कमर्शियल बिल्डिंग में भी बिना किसी रोक के जा पाएंगे। अभी तक इन जगहों पर जाने के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ती थी। हालांकि रेस्टोरेंट, स्कूल, बार या स्टेडियम जैसी जगहों पर यह नियम अब भी लागू है। दूसरी तरफ लॉकडाउन के नियमों में भी छूट दी गई है। इसे चीन में आंदोलनों की बड़ी जीत माना जा रहा है। चीन में पुलिस ने आंदोलन को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन आंदोलन के सामने चीन की सरकार को झुकना ही पड़ा। पता चला है कि चीन के झुकने की वजह उस पर बन रहा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, जिसकी वजह से चीन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पता चला है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भी चीन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा था। लॉकडाउन और क्वारंटीन का हाल चीन में ऐसा रहा कि वहां के बच्चों को खाना और दूध तक मिलना मुश्किल हो गया था। महामारी से लड़ने के लिए दुनिया के किसी भी देश ने लोगों पर ऐसा जुल्म नहीं किया था जैसा चीन में अब तक हो रहा था। वहीं खबर है कि चीन ने लोगों को क्वारंटीन करने के लिए जो सुविधाएं तैयार की थी, वो लोगों को और बीमार करने वाली थी, क्योंकि बीमार लोगों को कंटेनर में बंद कर दिया गया और लोगों को जबरदस्ती इस तरह के कंटेनरों में बंद किया गया। इसीलिए जब पूरी दुनिया में पाबंदियां हटी तो चीन के लोगों के सब्र का बांध टूट गया। ऐसा आंदोलन हुआ कि शी जिनपिंग की सरकार को झुकना ही पड़ा। इस बीच दावा किया गया कि हांगकांग में बैठे साइबर हैकर के गिरोह ने मेडिकल के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था आईसीएमआर का सर्वर हैक करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि दावा किया गया कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में एक नहीं बल्कि 6000 से ज्यादा बार आईसीएमआर के सर्वर को हैक करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। हाल ही में एम्स का सर्वर हैक करने की खबर सामने आई थी, जिसकी जांच चल रही है। इधर दिल्ली में हनी ट्रैप के आरोप में पुलिस ने नमरा कादिर नाम की यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस यूट्यूबर ने कारोबारी को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी और आरोप है कि उस कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर उसने 80 लाख रुपए लूटे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उस यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस उसके पति की भी तलाश में जुटी है। उधर बांग्लादेश के खिलाफ मैच के बीच में रोहित शर्मा को चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी जानकारी बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी। रोहित शर्मा को चोट बांग्लादेश के खिलाड़ी अनामुल हक का कैच लेते वक्त लगी, जिसकी वजह से उनके हाथ से खून निकलने लगा। बाद में उन्हें बीच में ही मैच छोड़ना पड़ा। इस बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को उनकी अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके बाद माना जा रहा है कि इमरान खान जल्द ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ के पद से हाथ धो सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो इमरान खान का राजनीतिक जीवन खत्म हो सकता है, क्योंकि इमरान खान को ही उनकी पार्टी पीटीआई का कर्ता धर्ता माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इस पार्टी को खून पसीने से सींचकर पाकिस्तान में एक बड़े राजनीतिक दल के रूप में खड़ा किया और अब उनको ही पीटीआई के अध्यक्ष पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां के चुनाव आयोग ने इमरान खान को इसके लिए नोटिस भी भेजा और उन्हें ये नोटिस तोशखाना केस में भेजा गया है। तोशखाना केस में ही इमरान खान को संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था।
जब पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने झूठी जानकारी देने के आरोप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। और अब उसी केस में इमरान खान पीटीआई का अध्यक्ष पद भी गंवाते दिख रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहने के दौरान मिले तोहफों की सही जानकारी नहीं दी, जबकि उन्हें उस वक्त बड़े पैमाने पर विदेशों से तोहफे मिले थे जिन्हें तोशखाने में रख दिया गया था। ये वो विभाग है जो प्रधानमंत्री को मिले तोहफों की कीमत आंकने के बाद उन्हें जमा कर लेता है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जिसे वो तोहफे मिले हैं वो उनकी आधी कीमत चुकाकर उन्हें खरीद सकता है, लेकिन आरोप है कि इमरान खान ने कई तोहफे 50% से भी कम दाम पर तोशखाने से खरीदे थे और फिर उन्हें कई गुना ज्यादा दामों पर बेच दिया था। इसी केस में इमरान खान को उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाने की तैयारी हो रही है। इधर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। इस विवाद के हिंसक होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के लिए सभी बस सेवाओं को रद्द कर दिया, क्योंकि एक दिन पहले कर्नाटक के बेलगावी में कन्नड़ बोलने वालों के एक संगठन ने महाराष्ट्र की गाड़ियों पर पथराव किया था, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने अलर्ट जारी किया कि कर्नाटक में महाराष्ट्र की बसों पर हमला हो सकता है। इसके बाद राज्य सरकार ने कर्नाटक जाने वाली सभी बस सेवाओं को अगले आदेश तक बंद करने का फैसला ले लिया। क्योंकि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद कुछ दिनों पहले उस वक्त फिर भड़क गया जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के 40 गांवों पर दावा ठोका था। ये सभी गांव सांगली जिले में आते हैं। हालांकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा से जुड़ा ये विवाद नया नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सर्दियों में ये मुद्दा गरमाने लगा, क्योंकि इस वक्त कर्नाटक सरकार 19 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी में जुटी है, जो पिछले 10 साल से महाराष्ट्र की सीमा के पास बसे बेलगावी जिले में बने विधानसभा भवन में होता रहा है, जहां इस बार भी शीतकालीन सत्र से पहले ही सीमा विवाद के मुद्दे पर बवाल की शुरुआत हो गई और वहां महाराष्ट्र की गाड़ियों में हुई तोड़फोड़ ने सियासी तूल पकड़ लिया, क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र में भी कर्नाटक की गाड़ियों को निशाना बनाया जाने लगा, जिसकी एक तस्वीर नवी मुंबई से भी सामने आई, जहां राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की बसों पर काले पेंट से जय महाराष्ट्र लिख दिया। असल में जिस तरह कर्नाटक कन्नड़ को मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र में सांगली के गांवों पर दावा ठोकता है, उसी तरह महाराष्ट्र भी लंबे समय से कर्नाटक के बेलगावी में 800 से ज्यादा गांवों पर दावा करता रहा है। उसका मानना है कि इन गांवों में मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं, इसलिए ये गांव महाराष्ट्र में शामिल होने चाहिए। उधर ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि रूस ने जापान के नजदीक अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। कहा गया कि रूस ने अपने हथियारों की तैनाती जापान के नजदीक उन द्वीपों पर की है जिन पर लंबे वक्त से विवाद है, जिसके बाद माना जा रहा है कि रूस के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। असल में खबर है कि जापान अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी में है। इसके अलावा उसने बड़े पैमाने पर हथियारों को खरीदने के लिए भी कई देशों से बातचीत शुरू कर दी है। यानी वो जापान जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही हथियारों से दूरी बनाकर रखने की पॉलिसी पर चल रहा था, उसने अपनी रणनीति बदल ली है और वो अब अमेरिका के साथ मिलकर समंदर में उन द्वीपों के नजदीक युद्ध का अभ्यास करने वाला है जिन्हें रूस अपना इलाका बताता है। खबर है कि इसी बात पर भड़ककर रूस ने वहां अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए ताकि वो जापान पर दबाव बना सके। इधर तुर्की के साथ चल रही खटपट के बीच अमेरिका ने ऐसा फैसला ले लिया कि इस आग में घी डलना तय है। हुआ यह कि अमेरिका की सेना सीरिया में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाने जा रही है, जिससे तुर्की का आग बबूला होना लाजमी है। क्योंकि हाल ही तक अपनी मूवमेंट पर बंदिशें लगाने के बाद अमेरिका ने कह दिया कि वो अपने साथी कुर्द लड़ाकों के साथ उत्तरी सीरिया में पूरी तरह से ग्राउंड ऑपरेशन फिर शुरू करने जा रहा है। अमेरिका की इस बात ने तुर्की को गुस्सा दिला दिया, क्योंकि अमेरिका और तुर्की भले ही एक ही मिलिट्री अलायंस नाटो के सदस्य हैं, लेकिन सीरिया के समीकरण में दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। उत्तरी सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस के खात्मे के लिए अमेरिका की सेना वहां पूरे एक्शन में है। इसके लिए वो सीरिया के कुर्द लड़ाकों की मदद ले रही है और तुर्की कुर्द लड़ाकों को अपना दुश्मन मानता है। पिछले महीने इस्तांबुल में हुए जानलेवा धमाके के लिए तुर्की कुर्द लड़ाकों को जिम्मेदार ठहरा रहा है और वो बदला लेने की धमकी तक दे चुका है। वो सीरिया में कुर्द लड़ाकों पर हमले कर भी रहा है। सीरिया में अमेरिका के करीब 900 सैनिक तैनात हैं और डर यह है कि बदला लेने पर आमादा तुर्की कहीं अमेरिका के सैनिकों को भी निशाने पर न ले ले। अगर ये हुआ तो रूस से लड़ रहे नेटो में ही खूनी जंग छिड़ जाएगी। इस बीच अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के नए नक्शे पर बवाल मच गया। तालिबान ने इस नक्शे में अफगानिस्तान को काफी बड़ा दिखाया, जिसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा समेत आधा पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान का है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह कि तालिबान ने अपने नक्शे में कश्मीर को एक अलग देश के रूप में दिखाया। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान का इलाका पाकिस्तान का बताया गया। राजधानी काबुल की एक सड़क पर लगाए गए ग्लोब में इस विवादास्पद नक्शे को दिखाया गया। खबर है कि भुखमरी और कंगाली से जूझ रही तालिबान सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर इस ग्लोब को बनवाया है, जिसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद
पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने इसमें दिखाए गए नक्शे पर कड़ी आपत्ति जताई। इधर पंजाब के डेरा बस्ती से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। वहां रोड रेज में एक आदमी पर दूसरे की जीभ काटने का आरोप लगा, जिसके बाद उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जीभ को डॉक्टर भी नहीं जोड़ पाए। ये घटना उस समय हुई जब वो आदमी एक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और जांच में जुट गई। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में बने ट्विटर के मुख्यालय में कर्मचारियों के लिए बेडरूम बनाए गए। ट्विटर की कमान संभालने के बाद इलॉन मस्क ने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था, लेकिन अब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक मस्क के आदेश के बाद ट्विटर के कर्मचारियों के लिए बेडरूम बनाए गए, यानी अब वहां काम करने वाले कर्मचारी रात को ऑफिस में रुककर ठीक से सो भी सकते हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने उबर पर भारी जुर्माना लगा दिया। आरोप है कि उबर ने ग्राहकों को कैब कैंसिलेशन फीस लेने की धमकी दी और कैब के किराए को बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिस पर कार्रवाई करते हुए ऑस्ट्रेलिया की एक कोर्ट ने उबर पर $1,40,00,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 114 करोड़ का जुर्माना लगाया। उधर जंग में यूक्रेन की हालत से डरे चीन ने हवाई हमलों से बचने के लिए पहले विश्व युद्ध की एक तिकड़म पर दांव लगा दिया। खबर है कि चीन अपने दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों का जवाब गुब्बारों से देने की तैयारी में है। लेकिन ये बच्चों वाले कोई आम गुब्बारे नहीं, बल्कि रेडार रिफ्लेक्टर से लैस बड़े बड़े गुब्बारे होंगे। ऐसे गुब्बारे जो मिसाइलों के रेडार सेंसरों को कंफ्यूज कर देंगे, जिससे वो अपने टारगेट पर नजर ही नहीं रख पाएंगी और वार करने से चूक जाएंगी। चीन को भरोसा है कि ये गुब्बारे उसके शहरों को क्रूज मिसाइलों और ड्रोन अटैक से बचा सकते हैं। रूस की क्रूज मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन हमलों ने जिस तरह यूक्रेन की बत्ती गुल कर दी है, उससे चीन खौफ में मरे जा रहा है। जंग में किसी देश के पावर प्लांट ही उसके दुश्मन का सबसे पहला टारगेट होते हैं। इसलिए पिछले महीने चीन ने एक ड्रिल में इन गुब्बारों को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस भी की थी। अगर एक साथ ऐसे कई गुब्बारों को हवा में छोड़ दिया जाए तो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, मिसाइलें और हवाई जहाज पंगु हो सकते हैं। हालांकि इस बात पर शक है कि ये गुब्बारे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले आज के आधुनिक लड़ाकू विमानों का कुछ बिगाड़ भी पाएंगे। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन को अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टमों पर भरोसा नहीं है? क्योंकि जहां पूरी दुनिया एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर पानी की तरह पैसा बहा रही है, वहां चीन गुजरे जमाने की तरकीबों पर दिमाग के घोड़े क्यों दौड़ा रहा है? मगर रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रेडार रिफ्लेक्टर से अटैच्ड ये विशाल गुब्बारे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की जगह नहीं लेंगे, बल्कि वहां बड़ा हथियार साबित होंगे जहां एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद न हो। गुब्बारों को अपना कवच बनाने का यह तरीका महंगे एयर डिफेंस सिस्टम से सस्ता भी है और जंग छिड़ने पर उसकी तैनाती करना भी आसान है। इसलिए चीन अपने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को हवाई हमलों से बचाने के लिए गुब्बारों को ढाल बनाने की कोशिश में है। इस बीच फीफा विश्व कप में पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड के बीच हुए मुकाबले ने सबको हैरत में डाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मैच में पुर्तगाल ने अपने सबसे खतरनाक खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच पर बिठा दिया और उनकी जगह दी 21 साल के गोंसालो रामोस को, जिन्होंने फीफा विश्व कप के अपने पहले ही मुकाबले में 3 गोल दागकर इतिहास रच दिया। साथ ही वो इस विश्व कप में हैट्रिक बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। मैच के 17वें मिनट में ही रामोस ने स्विट्जरलैंड के डिफेंस की धज्जियां उड़ाते हुए अपना पहला गोल दागा और फिर करीब हर 18 मिनट पर उन्होंने गोल पोस्ट की तरफ हमला किया। लेकिन इस मैच की चर्चा में होने की वजह एक और थी, वो ये कि इस मैच में पुर्तगाल के सबसे अनुभवी और शानदार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेलने का मौका सिर्फ आखिर के 17 मिनट में दिया गया। इससे पहले वो बेंच पर बैठे नजर आए। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि वो टीम की जीत के जश्न में भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि इंटरनेट पर एक वीडियो के साथ दावा किया गया कि कोच के इस फैसले से नाराज रोनाल्डो खुशी से झूमते अपने साथियों को छोड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ निकल पड़े। हालांकि पुर्तगाल फुटबॉल टीम के समर्थकों ने कोच फर्नांडो सांतोष के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया, जिसके दम पर इस मैच को पुर्तगाल ने 6-1 से जीतकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। इधर खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी संगठन अल-कायदा और तालिबान को केमिकल, जैविक और परमाणु हथियारों की जानकारी देने वाले के बेटे को अपना प्रवक्ता बना दिया। पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अहमद शरीफ को यह जिम्मेदारी सौंपी, जबकि वो ये अच्छी तरह जानते थे कि जिस शख्स को वो सेना की मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का मुखिया बना रहे हैं, उनके पिता पर आतंकियों का मददगार होने का ठप्पा लग चुका है। अहमद शरीफ के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद पाकिस्तान के वो परमाणु वैज्ञानिक हैं जिन पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाए थे, क्योंकि उन पर तालिबान और खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा को केमिकल, जैविक और परमाणु हथियारों की जानकारी देने का आरोप लगा था। आरोप है कि 2001 के 9/11 हमलों से पहले उन्होंने अफगानिस्तान जाकर अल-कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन से मुलाकात भी की थी और बाद में तालिबान के लिए फंड भी जुटाया था।
सूत्रों का दावा है कि अहमद शरीफ को पाकिस्तान की सेना में बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले आईएसआई ने उनके पिता के आतंकी संगठनों से जुड़े होने पर सवाल भी पूछे थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी गई। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन की जंग पर ऐसा बयान दे दिया कि अमेरिका से लेकर यूरोप के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मैक्रों वो नेता हैं जो यूक्रेन में जंग छिड़ने से पहले से ही उसे रोकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने बैठे बिठाए पुतिन के हाथ में ट्रम्प कार्ड ही थमा दिया। क्योंकि इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि यूरोप को इस बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए कि जब युद्ध खत्म करने के लिए रूस बातचीत की टेबल पर आने को तैयार होगा, तब उसे क्या गारंटी दी जाएगी। इस बात ने यूक्रेन से लेकर पूरे नेटो में तहलका मचा दिया। मैक्रों ने यह भी जोड़ा कि जिन सबसे अहम बिंदुओं में एक पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसे राष्ट्रपति पुतिन भी हमेशा उठाते रहे हैं, वो है रूस का ये डर कि नेटो उसकी चौखट तक आ जाएगा। वहां ऐसे हथियारों की तैनाती हो जाएगी जो रूस के लिए खतरा खड़ा कर देगी। फ्रांस नेटो का एक अहम सदस्य है, लेकिन उसके बयान से जाहिर हो गया कि वो यूक्रेन की जंग के लिए नेटो को कसूरवार मान रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मैक्रों के बयान से यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा ही खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि पुतिन उनके बयान को पश्चिमी देशों में फूट डालने का हथियार बना सकते हैं। इससे पहले जून में भी मैक्रों ने कहा था कि पश्चिमी देशों को पुतिन को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। इस बीच अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हाड़ कपा देने वाली ठंड में 45,000 लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते शनिवार को वहां के 2 पावर स्टेशनों पर गोलीबारी हुई थी, जिसमें पावर स्टेशनों को काफी नुकसान पहुंचा। वहां बिजली संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा नॉर्थ कैरोलिना से सामने आए एक वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। सड़कों पर चारों तरफ अंधेरे का ही कब्जा दिखाई दिया। स्ट्रीट लाइटें भी बुझी नजर आईं। बिजली न होने की वजह से वहां लोगों का सब्र अब धीरे धीरे जवाब दे रहा है। हालांकि तेजी से पावर स्टेशनों को ठीक किया जा रहा है, लेकिन उन्हें ठीक करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भीषण गोलीबारी से पावर स्टेशनों को काफी नुकसान पहुंचा है। गोलीबारी की इस घटना को लेकर बाइडेन सरकार भी अलर्ट हो गई। अब इस पूरे मामले की जांच FBI को सौंपी गई है। पावर स्टेशनों के खराब होने से वहां करीब 38,000 घरों में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से 45,000 लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। उधर दक्षिण चीन सागर में चीन से तनाव के बाद इंडोनेशिया अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुट गया। खबर है कि इंडोनेशिया बड़ी संख्या में हथियार खरीदने की तैयारी में है, ताकि वो चीन की चुनौती का सामना कर सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में उसे चीन से लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उसे अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई, इसीलिए वो दुनिया के कई देशों से हथियार खरीदने के लिए सौदा करने जा रहा है। बताया गया कि इंडोनेशिया फ्रांस से 2 पनडुब्बियां और 42 राफाल लड़ाकू विमान खरीदेगा। उसने तुर्की से मिसाइलें खरीदने के लिए भी डील की है। इसके अलावा उसकी लिस्ट में अमेरिका का F-15 फाइटर जेट भी शामिल है, जिसके लिए इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच जल्द ही डील फाइनल होने की उम्मीद है। यानी चीन से तनातनी को देखते हुए इंडोनेशिया अपनी ताकत और बढ़ाना चाहता है, ताकि उसे कोई खतरा न हो, क्योंकि उसका आरोप है कि चीन उसके जहाजों को मछली पकड़ने के लिए भी दक्षिण चीन सागर में जाने से रोकता है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2 कंपनियों को टैक्स चोरी और धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाया गया। इन कंपनियों पर आयकर विभाग को एक योजना से जुड़ी गलत जानकारी देने का आरोप था, जिसमें न्यूयॉर्क की एक अदालत ने दोनों कंपनियों को दोषी पाया, जिसके लिए जनवरी में सजा सुनाई जाएगी। हालांकि इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप या उनके परिवार को दोषी नहीं ठहराया गया। इधर पंजाब पुलिस ने फर्जी एम्बुलेंस के जरिए नवजात बच्चों की तस्करी के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से 2 बच्चों को भी छुड़वाया, जिन्हें आरोपी चंडीगढ़ के एक परिवार को बेचने के लिए ले जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कार समेत 4 लाख रुपए बरामद किए और सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने लड़कियों को परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दे दी। वहां करीब 1 साल से लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक थी, लेकिन अब खबर है कि 34 में 31 प्रांतों के स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद लड़कियां इस हफ्ते से परीक्षा दे सकेंगी। हालांकि अफगानिस्तान के 3 प्रांत कंदहार, हेलमंद और निमरोज में इसकी मंजूरी नहीं दी गई। इस बीच खबर है कि अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर दिया। 1 हफ्ते पहले ही जेलेंस्की ने जर्मनी से यूक्रेन को पेट्रियट सिस्टम देने की मांग की थी, जिस पर जर्मनी ने यह साफ कर दिया कि वो यूक्रेन को पेट्रियट नहीं देने वाला। इस बात की जानकारी पोलैंड के रक्षा मंत्री ने दी और बताया कि जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को यह कहकर ठुकरा दिया कि पश्चिमी यूक्रेन में पेट्रियट की तैनाती पोलैंड और यूक्रेन के लोगों के लिए खतरा है। हालांकि इस पर यूक्रेन की तरफ से यह सफाई दी गई कि उसे पेट्रियट अपने देश के लोगों की हिफाजत के लिए चाहिए था, न कि हमले के लिए। पोलैंड के रक्षा मंत्री के मुताबिक जर्मनी पेट्रियट की डिलीवरी तो करेगा, लेकिन यूक्रेन को नहीं बल्कि पोलैंड को। खबर है कि पोलैंड इसे यूक्रेन से लगे बॉर्डर के पास तैनात कर सकता है, क्योंकि 15 नवंबर को मिसाइल अटैक में उसके 2 नागरिकों की जान चली गई थी।
पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगती है और वो युद्ध में ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है। ऐसे में पिछले महीने जब मिसाइल जाकर पोलैंड के एक इलाके में गिरी थी तो आरोप लगा कि वो रूस की मिसाइल है, लेकिन इस दावे को बाद में खारिज कर दिया गया। इधर भारत समेत मध्य एशिया के 5 देशों की एक अहम बैठक हुई जिसमें आतंकवाद खत्म करने पर चर्चा हुई। दावा यह है कि भारत की कोशिश अफगानिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों को कमजोर करने की है, ताकि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को पड़ोसी देशों से मदद मिलनी बंद हो जाए। भारत की तरफ से इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल शामिल हुए। बैठक में भारत समेत मध्य एशिया के 5 देश शामिल हुए, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के एनएसए शामिल हुए। ये सभी देश अफगानिस्तान के पास हैं और आतंकी संगठनों को इन्हीं देशों के रास्ते मदद मिलती रही है। इन देशों को चीन भी सुनहरे ख्वाब दिखाता रहा है और अपने कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा है। खबर है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने इन देशों को हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया है, लेकिन साथ में यह भी भरोसा लिया है कि इन देशों की जमीन का इस्तेमाल आतंकी संगठन अपने फायदे के लिए नहीं कर पाएंगे। उधर तुर्की की संसद में घूंसा पड़ने के बाद एक सांसद को इतनी चोट आई कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा। वहां संसद में बहस के दौरान अचानक हंगामा हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि घूंसे चलने लगे। सामने आए वीडियो में एक सांसद दूसरे को जोरदार घूंसा मारते दिखाई दिए। हालांकि इसी दौरान उनका भी बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए, जिसके बाद उनके बाकी साथियों ने उन्हें उठाया। लेकिन जिस सांसद को घूंसा मारा गया उन्हें काफी चोट आई। वहां की संसद में अगले साल के बजट को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन आरोप है कि तभी राष्ट्रपति रजिब ताइप एर्दोआन की पार्टी के सांसद जफर इसिक ने विपक्षी पार्टी के सांसद हुसैन और्स को घूंसा मार दिया। इस बीच भारत सरकार ने गूगल को जुए से जुड़े विज्ञापन रोकने के आदेश दिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें गूगल से यूट्यूब समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर जुए से जुड़े विज्ञापन को तुरंत हटाने के लिए कहा गया। इससे पहले 3 अक्टूबर को भी मंत्रालय की तरफ से गूगल को एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसके बाद टीवी चैनलों और ओटीटी ने जुए के विज्ञापन दिखाना बंद कर दिया था। लेकिन ऐसे कई विज्ञापन यूट्यूब और गूगल पर चल रहे हैं। इधर शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए और सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट के साथ 62,410 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 82 अंक गिरकर 18,560 पर आ गया। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का ऐलान किया, जिसका असर शेयर बाजार में देखने को मिला। उधर खबर है कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले से पहले ट्रॉफी से पर्दा हटाएंगी, जो 18 दिसंबर को कतर के लोसेल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये पहला मौका है जब किसी भारतीय एक्ट्रेस को फीफा विश्व कप की ट्रॉफी से पर्दा हटाने का मौका मिलेगा। हालांकि उनसे पहले नोरा फतेही इस साल के फुटबॉल वर्ल्ड कप के एंथम में नजर आ चुकी हैं। इस बीच खबर है कि ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्सा चीन की DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल की जद में है, जिसके बाद ये आशंका जताई गई कि साउथ चाइना सी में चीन से जारी तनाव कम होने के बजाय बढ़ सकता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें दावा किया गया कि ऑस्ट्रेलिया चीन की मिसाइलों की रेंज में है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन जब चाहे ऑस्ट्रेलिया पर अपनी DF-26 बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है, जिसका मतलब यह है कि चीन ने अगर यह मिसाइल फायर की तो 2/3 ऑस्ट्रेलिया तबाह हो जाएगा, क्योंकि यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक तबाही मचा सकती है। खतरा इससे इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक बार में 3 परमाणु हथियार लेकर चल सकती है, जिन्हें अलग अलग लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। चीन की इस मिसाइल से खतरा केवल ऑस्ट्रेलिया को ही नहीं है, अमेरिका को भी है, क्योंकि इस रीजन में अलग अलग जगहों पर भी अमेरिका ने अपने सैन्य हथियारों की तैनाती की हुई है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह पहली बार माना गया कि उसे चीन से खतरा है। उधर तेल सप्लाई की किल्लत झेल रहे सीरिया में 2 दिन के लिए सरकारी दफ्तरों को बंद करने का फैसला लिया गया। कई देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से वहां तेल की किल्लत बढ़ गई है, जिसकी कीमत अब वहां के आम लोगों को भी चुकानी पड़ रही है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसीलिए लोग उन्हें खरीदने से पीछे हटने को मजबूर हैं। वहां तेल का संकट अब काफी गहराता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की ऐसी कमी हुई है कि 11 और 18 दिसंबर को सरकारी दफ्तरों को बंद रखने का फैसला किया गया है। तेल की किल्लत से वहां सार्वजनिक परिवहन भी बंद होने के कगार पर पहुंच गया। हालात ऐसे हैं कि टैक्सी वाले भी हफ्ते में केवल 3 दिन ही काम कर रहे हैं। यही नहीं, तेल की कमी का असर सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। इधर बाबरी कांड की बरसी पर किए गए एक ट्वीट ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की अपने ही घर में फजीहत करवा दी और पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली। और बिलावल भुट्टो पर बाबरी कांड का धार्मिक फायदा उठाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट के साथ अयोध्या के बाबरी ढांचे की तस्वीर साझा करते हुए इस्लाम धर्म से जुड़ी विरासतों की रक्षा किए जाने की बात कही, जिस पर पाकिस्तान के पत्रकारों ने उन्हें आईना दिखाया और उनकी बोलती बंद कर दी।
एक पत्रकार ने अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो से भारत का पुराना इतिहास पढ़ने के लिए कह दिया ताकि वो जान सकें कि किस तरह मुस्लिम शासकों ने धर्म के नाम पर हजारों मंदिरों को जमींदोज किया था। जबकि एक और पत्रकार ने उन्हें पाकिस्तान में आए दिन तोड़े जा रहे मंदिरों को बचाने के लिए पहल करने की नसीहत दे दी। और बिलावल के ट्वीट पर मचे घमासान के बीच खबर आई कि लाहौर में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने एक गुरुद्वारे को मस्जिद बताकर ताला लगा दिया। इस बीच यूक्रेन जंग की वजह से रूस के निशाने पर आए पोलैंड के पास दक्षिण कोरिया से हथियारों की पहली खेप पहुंच गई। युद्ध में पोलैंड ने शुरू से ही यूक्रेन की मदद की, जिसके बाद उसे रूस के हमले का डर सताने लगा और इसीलिए उसने अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि रूस के किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। इसके लिए पोलैंड ने कुछ महीनों पहले ही दक्षिण कोरिया से हथियारों की एक बड़ी डील की थी, जिसके बाद दक्षिण कोरिया से हथियारों की पहली खेप पोलैंड पहुंच गई। इन हथियारों में 10 ब्लैक पैंथर K2 टैंक और 24 थंडर K9 तोप शामिल हैं। इसके साथ ही पोलैंड अपने आसमान की सुरक्षा बढ़ाने में भी जुटा हुआ है, जिसके लिए उसने जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम लेने के लिए हां कर दी है। पहले पोलैंड ने जर्मनी से पेट्रियट लेने से इनकार कर दिया था। तब कहा गया था कि वो उसे अपनी सीमा पर तैनात करके रूस से सीधी दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। लेकिन जिस तरह जंग में रूस के तेवर खतरनाक होते जा रहे हैं, पोलैंड ने पेट्रियट के लिए हामी भर दी। इस बीच अमेरिका ने भी पोलैंड के साथ हथियारों की एक डील को मंजूरी दे दी, जिसके तहत वो खतरनाक टैंक समेत कई दूसरे आधुनिक हथियार पोलैंड भेजेगा। उधर अमेरिका ने सऊदी अरब को एक बड़ी राहत दी और वहां के क्राउन प्रिंस पर चल रहा हत्या का मुकदमा खत्म कर दिया। पत्रकार जमाल खशोगी की 2018 में हुई हत्या के मामले में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आरोपी थे, जिसका केस अमेरिका की अदालत में चल रहा था। लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर चल रहे मुकदमे को खत्म कर दिया। कोर्ट में अमेरिका की सरकार ने साफ कहा कि क्राउन प्रिंस एक विदेशी सरकार के मुखिया हैं, इसलिए उन्हें राजनयिक छूट मिलनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि ये केस 2018 से ही चल रहा था और 2018 से ही क्राउन प्रिंस हत्या के आरोपी हैं। और इसी वजह से अमेरिका लगातार क्राउन प्रिंस पर दबाव बनाने के लिए इस मुकदमे का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ तक कि बाइडेन जब सऊदी अरब पहुंचे तब भी उन्होंने जमाल खशोगी की हत्या का मामला उठाया था। लेकिन पिछले महीने बाइडेन की सरकार को पता चला कि क्राउन प्रिंस को राजनयिक छूट मिलनी चाहिए। अदालत के जज भी सरकार के फैसले पर हैरान हो गए और उन्होंने फैसले में यह तक कह दिया कि सरकार के फैसले के खिलाफ जाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। हालांकि जमाल खशोगी के परिवार के पास आरोपों के पीछे मजबूत आधार था, जिसका सीधा मतलब यह कि कोर्ट भी बाइडेन के फैसले के आगे नहीं जा सकती। पत्रकार जमाल खशोगी अमेरिका के नागरिक थे और मूल रूप से सऊदी अरब के रहने वाले थे। वो पत्रकार होने के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और मोहम्मद बिन सलमान के सबसे बड़े आलोचकों में एक थे। अमेरिका से वो तुर्की की यात्रा पर गए हुए थे जब इस्तांबुल में उनकी हत्या हुई। सबसे हैरानी की बात यह कि जमाल खशोगी की हत्या सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में ही हुई। हत्या की शुरुआती जांच तुर्की में हुई और बाद में मुकदमा अमेरिका में चलता रहा। जमाल खशोगी के परिवार ने तो यहां तक आरोप लगाया था कि खुद क्राउन प्रिंस ने ही जमाल खशोगी की हत्या का आदेश दिया था। लेकिन अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद जमाल खशोगी के परिवार के पास कानूनी विकल्प खत्म माने जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि क्राउन प्रिंस पर बाइडेन की मेहरबानी के पीछे यूक्रेन की जंग है, जिसमें सऊदी अरब पर रूस का साथ देने के आरोप लगते रहे हैं। खासतौर पर कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन में सऊदी अरब का तगड़ा दबदबा है। यही वो संगठन है जो बाइडेन के काबू से पूरी तरह बाहर है। इस संगठन के फैसलों की वजह से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच लंबी खींचतान तक चल चुकी है। पिछले महीने तो बाइडेन ने सऊदी अरब को खमियाजा भुगतने तक की धमकी दे दी थी। माना जा रहा है कि जमाल खशोगी के मामले में मिली प्रिंस को राहत भी इसी से जुड़ी हो सकती है। यानी एक तरफ प्रिंस को हत्या के मामले में छूट और दूसरी तरफ तेल के खेल में रूस को मात। हालांकि इस तरह की आशंकाओं में कितना दम है, ये ओपेक प्लस की अगली बैठक में ही पता चलेगा। इधर तुर्की ने रूस के पड़ोसी फिनलैंड को उसका अधूरा वादा याद दिलाकर फिर जता दिया कि जब तक तुर्की की शर्त पूरी नहीं होगी वो फिनलैंड को नेटो का हिस्सा नहीं बनने देगा। इसी हफ्ते फिनलैंड के रक्षा मंत्री तुर्की के दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुर्की के विदेश मंत्री ने माहौल गर्मा दिया और कहा कि फिनलैंड ने तुर्की पर लगाया आर्म्स एम्बार्गो नहीं हटाया। यानी वो शर्त जिसे पूरा करने की गारंटी देने पर ही तुर्की ने फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनाने पर हामी भरी थी। फिनलैंड और स्वीडन ने मई में नेटो का सदस्य बनने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन तुर्की उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। तुर्की का आरोप है कि स्वीडन और फिनलैंड तुर्की में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह दिए बैठे हैं। साथ ही फिनलैंड और स्वीडन ने तुर्की को हथियारों के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। अब चक्कर यह है कि किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सभी सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है। इसलिए तुर्की को मनाने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने उसकी दोनों शिकायतें दूर करने का आश्वासन दिया था। लेकिन तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि फिनलैंड ने उन्हें ऐसी जानकारी नहीं दी है कि तुर्की से आर्म्स एम्बार्गो हटा लिया गया। मतलब तुर्की ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखा दिए।
इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आरबीआई के इस कदम के बाद लोगों के लोन की ईएमआई बढ़ सकती है, जिसका मतलब ये कि कार, होम और पर्सनल लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो सकते हैं। यानी लोगों को बैंक से लोन लेने के बाद ज्यादा ईएमआई चुकानी पड़ सकती है। आरबीआई के इस फैसले के बाद रेपो रेट 5.4% से बढ़कर 6.25% हो गया। आरबीआई ने इस साल लगातार 5वीं बार रेपो रेट बढ़ाया है। उधर इंडोनेशिया के बैंडुंग के एक थाने के बाहर हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की कई टीमें पहुंच गईं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक आदमी थाने के सामने आया और उसने खुद को बम से उड़ा लिया, जिसके बाद इसकी जांच के आदेश दे दिए गए। इधर इंग्लैंड के ल्यूटन शहर में किंग चार्ल्स पर अंडे फेंके गए। यह घटना उस वक्त हुई जब वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे, जिसके बाद वहां की पुलिस ने किंग चार्ल्स पर अंडे फेंकने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ हफ्ते पहले भी किंग चार्ल्स के साथ ऐसी ही घटना हुई थी, जब वो अपनी पत्नी के साथ यॉर्क शहर के दौरे पर थे और वहां कई नेता उनके स्वागत में खड़े थे। इस बीच खबर है कि यूक्रेन ने रूस से निपटने के लिए अपने इकलौते एयर डिफेंस सिस्टम S-125 को तैनात कर दिया। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसने अमेरिका के स्टेल्थ विमान को भी मिट्टी में मिला दिया था। यानी ऐसे फाइटर जेट जो अदृश्य थे, उन्हें भी इसने सटीक निशाना लगाकर ढेर कर दिया था। S-125 एयर डिफेंस सिस्टम असल में सोवियत दौर के एक डिफेंस सिस्टम का आधुनिक वर्जन है, जो यूक्रेन को पोलैंड ने मुहैया कराया है और उसे यह तोहफा ऐसे वक्त पर मिला जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यूक्रेन लंबे वक्त से जर्मनी से पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मुहैया कराने की गुहार लगा रहा था, लेकिन पोलैंड से मिला S-125 डिफेंस सिस्टम उसकी इस परेशानी को हल कर सकता है, क्योंकि जमीन से आसमान में मार करने वाला यह डिफेंस सिस्टम 25 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकता है। वहीं पोलैंड ने सोवियत दौर के इस मिसाइल सिस्टम की ताकत बढ़ाकर इसे और घातक बना दिया है, जो दुश्मन के फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन को निशाना बनाकर ढेर कर सकता है। वहीं इसकी पकड़ से स्टेल्थ तकनीक से बने विमान भी नहीं बच पाते। उधर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार फिलीपींस की जमीन पर जापान के लड़ाकू विमान उतरे। चीन और रूस को अपना दमखम दिखाने के लिए इन दोनों देशों के वायुसेना फिलीपींस में मिलिट्री ड्रिल कर रही है, जिसके तहत जापान के 2 F-15 फाइटर जेट फिलीपींस के क्लार्क एयरबेस पर उतरे। जापान के इन लड़ाकू विमानों के अलावा उसके हवा में ईंधन भरने वाले एक विमान ने भी फिलीपींस की जमीन पर लैंडिंग की, जहां पहले से ही जापान के 60 जवान मौजूद रहे। जापान और फिलीपींस की वायु सेनाओं के बीच मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत 27 नवंबर से हुई, जो कि 11 दिसंबर को जाके खत्म हो गई। दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास ऐसे समय पर जारी है जब दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता तेजी से बढ़ती जा रही है, और यही वजह है कि चीन रूस के साथ मिलकर वहां लगातार अपने फाइटर जेट और बॉम्बर भेज रहा है। ऐसे में यह कदम उठाकर जापान और फिलीपींस ने चीन और रूस को दिखा दिया कि उनकी ताकत वो कम ना आके, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो वो उन्हें जवाब देने के लिए तैयार है। जबकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने करीब 3 साल तक फिलीपींस पर अपना कब्जा रखा था। तब जापान की वायुसेना ने फिलीपींस के एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सैनिकों पर आत्मघाती हमले के लिए किया था। इधर दिल्ली के एम्स में साइबर हमले के 2 हफ्तों के बाद सर्वर को ठीक कर लिया गया, जिसके बाद वहां कुछ ऑनलाइन ओपीडी रजिस्ट्रेशन किए गए और कुछ मरीजों को ऑनलाइन पेपर बनाकर भर्ती भी किया गया। एम्स से जुड़े लगभग 5000 कंप्यूटरों का सभी डेटा हार्ड ड्राइव में सुरक्षित कर लिया गया। बीते 23 नवंबर को एम्स का सर्वर हैक हुआ था, जिसके बाद वहां मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उधर बीच रेलवे ने ट्रेनों की रफ्तार बढ़ा दी। यह फैसला सर्दियों में कोहरे की वजह से ट्रेनों में होने वाली देरी से बचने के लिए किया गया, और ट्रेनों की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई, ताकि खराब मौसम में भी ट्रेन लेट ना हो और समय से स्टेशन पहुंचे। साथ ही यात्रा कर रहे लोगों को भी परेशानी ना हो। रेल मंत्रालय ने ट्रेन ड्राइवरों से भी खराब मौसम के दौरान सभी सावधानियों का पालन करने के लिए कहा। इस बीच अमेजॉन और पेप्सिको के बाद अब मॉर्गन स्टैनली ने भी छटनी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 1600 कर्मचारियों को निकाल दिया और 2020 में जरूरत से ज्यादा भर्ती इस छटनी की वजह बताई गई। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म मॉर्गन स्टैनली में बाकी बचे 82,000 कर्मचारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। खबर है कि कंपनी ने जिन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया, उन्हें निकालने से पहले नोटिस दिया गया था। उधर यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि प्रतिबंधों के बावजूद रूस में क्रूज मिसाइल के कारखाने बंद नहीं हुए। इसके पीछे न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों के बावजूद रूस न सिर्फ धड़ल्ले से क्रूज मिसाइलें बना रहा है, बल्कि उनसे यूक्रेन पर कहर भी बरपा रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि हाल ही में कीव पर जो मिसाइल हमले हुए, उनके लिए रूस ने अपनी नई क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया।
असल में मिसाइल के आर्टिकल नंबर से पता लगाया जा सकता है कि उसे कब बनाया गया, जिसमें पहले 3 नंबर मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री और अगले 3 नंबर उसके वर्जन और मिसाइल बनने की तारीख को बताते हैं। और आर्टिकल नंबर के हिसाब से क्यू में नवंबर के महीने में जिन क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ वो अक्टूबर में ही बनकर तैयार हुई थी, जिसके बाद अमेरिका समेत यूरोपीय देशों के कान खड़े हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूज मिसाइलों को बनाने में जिन पुर्जों की जरूरत होती है, रूस उन्हें पश्चिमी देशों से खरीदता था। लेकिन यूक्रेन पर किए हमले की वजह से इन देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। साथ ही यह ऐलान भी किया था कि यूक्रेन का समर्थन करने वाला कोई भी देश रूस के साथ कारोबार नहीं करेगा। लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्रूज मिसाइलों में अमेरिका में बनी इलेक्ट्रॉनिक चिप और जर्मनी में बनने वाले सेमीकंडक्टर इस्तेमाल किए गए। हालांकि इन्हें बनाने वाली कंपनियों ने अपनी सफाई में कहा कि रूस से इन पुर्जों की डील जंग शुरू होने से पहले की हो चुकी थी। वहीं इस बात की भी आशंका जताई गई कि रूस अमेरिका और जर्मनी से इनकी तस्करी भी करवा सकता है। यही वजह है कि 9 महीने से जारी जंग के बावजूद रूस के हमले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसके पीछे की एक वजह चीन का साथ भी हो सकता है। अमेरिका के एक रिटायर्ड जनरल रॉबर्ट स्पर्लिंग ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन पर फतह हासिल करे बगैर नहीं रुकेंगे और इसमें उनकी मदद के लिए शी जिनपिंग भी अपने हथियारों का खजाना खोल चुके हैं। यानी कीव पर कहर बरपाने के लिए अब चीन हथियारों की मदद भी करेगा, जिसका मतलब यह कि रूस का हमला रुकने के बजाय और घातक हो सकता है। इधर बांग्लादेश ने दूसरे वनडे में भारत को 5 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा जमा लिया। क्योंकि पहले मैच में भी उसने भारत को शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे वनडे में भी तस्वीर नहीं बदली और बांग्लादेश से मिले 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 266 रन ही बना सकी। इस मैच में बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन ने 100 रन की पारी खेली। उधर चीन से जारी तनाव के बीच ताइवान की वायुसेना को अमेरिका ने मजबूत करने पर काम शुरू कर दिया। चीन के कई बार चेतावनी देने के बावजूद अमेरिका लगातार ताइवान की मदद कर रहा है। और इसी कड़ी में अमेरिका ने ताइवान की वायुसेना को उसके कुछ विमानों के लिए पुर्जे देने का फैसला किया। ताइवान की वायुसेना अपने विमानों के लिए अमेरिका से 42 करोड़ 80 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 3,500 करोड़ रुपए के पुर्जे खरीद रही है। क्योंकि ताइवान की वायुसेना के पास एक से एक लड़ाकू विमान तो हैं, लेकिन उनकी तकनीक को अपग्रेड करने की जरूरत है और कहा जा रहा है कि उसकी यही कमी अमेरिका से एयरक्राफ्ट के पुर्जे खरीदने के बाद पूरी हो जाएगी और वो अपने दम पर चीन को कड़ी टक्कर दे पाएगा। अगस्त में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन बौखला गया और वो तभी से अमेरिका और ताइवान को लगातार हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका से उसे 1 महीने के अंदर विमानों के पुर्जे मिल जाएंगे, जो कि उसके F-16 फाइटर जेट समेत दूसरे विमानों में लग सकेंगे, जिसके बाद ताइवान को उस पर मंडरा रहे खतरों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस बीच रूस से सस्ता तेल लेने के चक्कर में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। यूरोपियन यूनियन और G7 के रूस के कच्चे तेल की कीमतों पर प्राइस कैप लगाने के बाद रूस ने कई दूसरे देशों को सस्ते तेल का ऑफर दिया था और रूस ने यही पेशकश पाकिस्तान से भी कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान ने रूस से सस्ता तेल खरीदने का मन बना लिया। चूंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है, इसलिए रूस का यह ऑफर उसके लिए संजीवनी से कम नहीं है। लेकिन खबर है कि इस पेशकश के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर रूस से तेल न खरीदने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान इस कदर फंस गया है कि उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, क्योंकि अगर उसने अमेरिका के दबाव में आकर रूस को मना कर दिया तो वो उससे सीधी दुश्मनी मोल लेगा। दूसरी तरफ अगर उसने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उसे उसकी नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी, जो उसके लिए भारी घाटे का सौदा साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका उसकी हर कदम पर आर्थिक मदद करता है। इधर गुजरात के वडोदरा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक टोल प्लाजा के अंदर घुस गया। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें टोल प्लाजा के दफ्तर में 2 आदमी बाहर की तरफ जाते नजर आए। जैसे ही उन्होंने सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक को देखा, वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागे। तभी वो ट्रक टोल प्लाजा का मेन गेट तोड़कर दफ्तर के अंदर जा घुसा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद का ही एक हथकंडा माना जा रहा है, क्योंकि सरकार को लग रहा था उसके इस ऐलान के बाद हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला थमने लगेगा। लेकिन खबर है कि जब इसका आंदोलन पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा तो ईरान सरकार ने मोरालिटी पुलिस को भंग करने की खबरों को खारिज कर दिया और उसने हिजाब कानून को नहीं मानने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्ती और बढ़ाने की तैयारी कर ली, जिसके तहत जल्द ही हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का ऐलान किया जा सकता है। इधर राजस्थान पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि सीकर में मारे गए गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या की साजिश 9 महीने पहले ही रची गई थी
उसको मार गिराने का प्लान लॉरेंस गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा ने बनाया था। इसके लिए उसने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए शूटरों का इंतजाम किया था, जिन्होंने 3 दिसंबर की सुबह के वक्त अपने काम को अंजाम दिया। राजू ठेहट के घर के बाहर पहुंचे हमलावरों ने वहां ऐसा जाल बिछाया कि गैंगस्टर राजू ठेहट बचकर भाग न पाए। इसके बाद जैसे ही वो घर से बाहर आया, शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके राजू ठेहट को ढेर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अब जांच में ये बात सामने आ रही है कि इस हत्याकांड की तैयारी 9 महीने पहले ही शुरू हो गई थी और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सीकर में मौजूद अपने सबसे खास गुर्गे मनीष जाट को सौंपी। इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया के जरिए शूटरों को बीकानेर बुलाया, जहां उन्हें यह बताया गया कि एक बड़े अपराधी को ठिकाने लगाना है। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक रोहित गोदारा के पास 3 शूटर हरियाणा से पहुंचे थे, जिन्हें बाद में उसने सीकर में बैठे अपने गुर्गे मनीष जाट के पास भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक मनीष जाट ने सभी शूटरों का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला कराया और उन्हें एक हॉस्टल में ठहरा दिया था। इसके बाद सीकर के ही एक दूसरे बदमाश विक्रम गुर्जर ने सभी को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग दी थी। उन्हें यह ट्रेनिंग राजू ठेहट की हत्या से 5 दिन पहले सीकर के एक फार्म हाउस पर दी गई थी, जिसके बाद शूटरों ने 3 दिसंबर को राजू ठेहट की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पुलिस ने मनीष जाट, विक्रम गुर्जर समेत हरियाणा के भिवानी के रहने वाले तीनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया कि रूस की मिसाइलें उनके पावर प्लांटों को निशाना बना रही हैं। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में बिजली की भारी किल्लत हो गई है, जबकि कई शहरों में तो पूरी तरह अंधेरा हो गया है, क्योंकि रूस अपनी मिसाइलों से चुन चुनकर यूक्रेन के उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां बिजली का उत्पादन होता है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस सबसे ज्यादा मिसाइलें जापोरिजिया और ओडेसा पर बरसा रहा है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है, जिसके बाद वहां से सप्लाई होने वाली बिजली में भारी कमी आई है और अब रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे पावर प्लांटों को भी निशाना बना रही है, जिसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में टोटल ब्लैकआउट जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने इस बार एक साथ 70 मिसाइलें दागी थी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने करीब 50 मिसाइलों को मार गिराया। हालांकि रूस ने भी माना कि ये रणनीति के तहत किया गया हमला था, लेकिन उसने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के आरोप को नकार दिया। उधर ब्रिटेन ने दावा किया कि पुतिन अपने 2 एयरबेस पर हुए धमाकों से इतने आग बबूला हैं कि उन्होंने अपने ही अधिकारियों को सूली पर चढ़ाने का मन बना लिया है। रूस का कहना है कि उसकी वायुसेना के हवाई अड्डों पर हुए धमाके कोई हादसा नहीं, बल्कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक का नतीजा थे। इसलिए रूस के इसी दावे के आधार पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर रूस के एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया तो फिर रूस के अधिकारियों को पुतिन के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। 2 दिन पहले रूस के रिजाइन और सरातफ इलाके में मौजूद 2 अलग-अलग एयरबेस पर धमाके हुए थे। ये दोनों एयरबेस यूक्रेन के पास नहीं है, बल्कि उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर है। फिर भी रूस कह रहा है कि इन दोनों एयरबेस पर यूक्रेन ने अपने ड्रोन छोड़े थे। अगर ऐसा ही है तो ये रूस की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, ऐसी चूक जिसकी कोई माफी नहीं। इसलिए माना जा रहा है कि रूस दोनों एयरबेसों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करेगा और उन्हें सजा देगा, क्योंकि अगर यूक्रेन रूस के इतनी अंदर तक हमला करके चल दे तो पुतिन के लिए इससे बड़े खतरे की कोई बात नहीं। इस बीच रूस ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका यूक्रेन को जंग के लिए उकसा रहा है। पिछले 2 दिन में अपने 3 एयरबेस पर हुए हमले से बौखलाए रूस ने इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और उसने आरोप लगाया कि अमेरिका के भेजे गए घातक हथियारों से ही यूक्रेन रूस पर हमले कर रहा है। रूस ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो जंग को भड़काने में जुटा है, क्योंकि बीते 2 दिन में रूस के 3 एयरबेस पर हमले हुए, जिसके बाद रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया और दावा किया कि अमेरिका की सैन्य मदद से ही यूक्रेन इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है। इन हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। दावा है कि इस बैठक में शामिल सैन्य अधिकारियों ने ही हमलों के लिए अमेरिका की तरफ उंगली उठाई, क्योंकि अमेरिका ने रूस के 3 एयरबेस पर हुए हमलों पर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने रूस के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया। उधर ईरान सरकार पर छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए जहर वाली साजिश रचने का आरोप लगा। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के कैफेटेरिया में करीब 1200 छात्रों को जहरीला खाना परोसा गया, क्योंकि ईरान की नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ने हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में देश भर में 3 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। आरोप है कि हड़ताल शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले फूड पॉइजनिंग की वजह से प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी में जुटे छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कई विश्वविद्यालयों में छात्रों ने कैफेटेरिया के खाने का बहिष्कार कर दिया और खाने की थालियों को अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर बिखेर दिया। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फूड पॉइजनिंग के इलाज करने वाली दवाइयां खत्म होने की बात कही है।
जिसके बाद आशंका जताई जाने लगी कि सरकार विरोधी प्रदर्शन को कुचलने के लिए जानबूझकर विश्वविद्यालयों की कैंटीन में जहरीला खाना परोसा गया। क्योंकि करीब 3 महीने से जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शनों ने ईरान की सरकार की नाक में दम कर दिया है और सितंबर में हिजाब ठीक से न पहनने के आरोप में गिरफ्तार की गई महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस हिरासत में मौत के बाद तो इस आंदोलन की आग पूरे देश में फैल गई, जिसे कुचलने के लिए ईरान की सरकार पर पहले भी तरह तरह के हथकंडे अपनाने के आरोप लग चुके हैं। और कुछ दिन पहले यह भी खबर आई थी कि वहां की उस मोरालिटी पुलिस को ही खत्म कर दिया गया जिसे महसा अमीनी की मौत का जिम्मा। दिल्ली में एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। एग्जिट पोल में किए गए दावों से उलट चुनावों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई, लेकिन जीत आम आदमी पार्टी की हुई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जश्न का माहौल बना रहा। नतीजों के ऐलान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए। अरविंद केजरीवाल ने चुने हुए पार्षदों को बधाई दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद मांग लिया। प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। दिल्ली की 3 एमसीडी को मिलाकर एक करने के बाद यह पहला चुनाव था। तीनों एमसीडी को मिलाने के बाद वार्डों की कुल संख्या 272 से घटकर 250 हो गई थी। 250 वार्डों में आम आदमी पार्टी को 134 सीट मिली। बहुमत के आंकड़े से 8 ज्यादा, उसे करीब 42% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 104 वार्डों में जीत मिली और उसे 39% वोट मिले। कांग्रेस को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा और वो दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। कांग्रेस को केवल 11% वोट मिले। लेकिन 15 साल तक दिल्ली एमसीडी पर कब्जा करने वाली बीजेपी ने चुनाव में आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देकर सबको हैरान कर दिया। चुनाव के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी केवल 20 सीटों पर सिमट जाएगी। इसलिए नतीजों के बाद बीजेपी ने उनके उस 20 सीट वाले बयान पर चुटकी लेने का मौका नहीं चूका। उन्होंने कहा हो कि 20 सीटें बीजेपी की आएंगी, हम 230 जीत रहे, वो भी झूठे साबित हुए। बीजेपी के लिए पीठ थपथपाने की बात यह है कि हारने के बावजूद उसका वोट प्रतिशत बढ़ गया। 2017 में हुए एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को 36.8% वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसे 39% से ज्यादा वोट मिले। इसीलिए 100 से ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी के खेमे में भी उत्साह दिखाई दिया। अहम बात यह है कि पूर्वी दिल्ली, जहां से मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता आते हैं, वहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बढ़त बनाई। लेकिन माना जा रहा है कि एमसीडी में सियासी उठापटक यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि दावा तो यह है कि दिल्ली का मेयर चुनने पर भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तगड़ी खींचतान हो सकती है। इसका संकेत खुद बीजेपी ने दिया जब अमित मालवीय ने ट्वीट कर सनसनी फैला दी। ट्वीट में उन्होंने चंडीगढ़ का उदाहरण भी दिया, जहां मेयर बीजेपी का है, जबकि वहां की 35 सीटों में बीजेपी को केवल 12 पर जीत मिली थी। खास बात यह कि दल बदल रोधी कानून विधानसभा और लोकसभा पर ही लागू होता है, निगम चुनावों पर नहीं। मतलब यह कि चुने गए पार्षद पार्टी बदलने के लिए भी आजाद हैं। दिल्ली बीजेपी के मुखिया आदेश गुप्ता ने भी संकेत दिए कि मेयर का फैसला वोटिंग से ही होगा। देखिए, मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा। ऐसे में कांग्रेस के 9 पार्षद अहम साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ 3 निर्दलीय पार्षदों पर भी बीजेपी की नजर होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास बहुमत के आंकड़े से 8 पार्षद ज्यादा हैं, इसीलिए बिना तोड़फोड़ के किसी भी गणित में आम आदमी पार्टी को पछाड़ना मुमकिन नहीं होगा। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली नगर निगम चुनाव पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। सिसोदिया ने ट्वीट किया कि आम आदमी पार्टी के नए पार्षदों से बीजेपी संपर्क कर रही है और उनकी पार्टी के पार्षदों को फोन आने शुरू भी हो गए। सिसोदिया ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी का कोई पार्षद नहीं बिकेगा। ट्विटर पर उन्होंने यह भी लिखा कि चुने गए पार्षदों को फोन करने वालों की आवाज रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया है। मतलब यह कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के इन आरोपों का खंडन किया। जावेद मंसूरी हमारे साथ। क्यों घबरा रहे हैं? ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कहने वाले। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर भरोसा रखती है। जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है दिल्ली नगर निगम पर या नगर निगमों पर, इसलिए ये पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज कई बयान बीजेपी नेताओं के आए, उसके बाद ये चिंता आम आदमी पार्टी के नेताओं को है कि ये तोड़फोड़ कहीं हो सकती है, क्योंकि महज बहुमत से 8 सीटें ज्यादा हैं आम आदमी पार्टी के पास। ऐसे में ये खतरा और डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेयर बीजेपी का बन जाए। हालांकि अब आदेश गुप्ता का जो बयान आया वो उसमें साफ कह रहे हैं कि वो क्यों घबरा रहे हैं, वो विपक्ष में बैठेंगे। तो अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह की स्थिति बनती है। किशोर, शुक्रिया जावेद आपका।
इधर दिल्ली नगर निगम चुनाव में वो सीटें जहां मुस्लिम समुदाय निर्णायक है, वहां आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि कहीं नरम हिंदुत्व की राजनीति से तो उसे इन इलाकों में झटका नहीं लगा। क्योंकि ये दिल्ली के वो इलाके हैं जहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी रहती है और दिल्ली विधानसभा के पिछले 2 चुनावों में उन्होंने आम आदमी पार्टी को खुलकर वोट दिया था, लेकिन नगर निगम चुनाव में वो इलाके उसके हाथ से फिसल गए, क्योंकि ऐसे 6 विधानसभा क्षेत्रों के 23 वार्डों में आम आदमी पार्टी सिर्फ 8 वार्ड ही जीत पाई। इनमें सीलमपुर इलाके के सभी 4 वार्ड में आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि ओखला इलाके के 5 में उसे सिर्फ 1 वार्ड में जीत मिली, जबकि वहां से उसके विधायक अमानतुल्लाह खां पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ये कहीं आम आदमी पार्टी के नरम हिंदुत्व की राजनीति की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हिंदुत्व के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी थी। ये कि सॉफ्ट हिंदुत्व जो आपको कहा जाता है, ये वाले फॉर्मूला जिसे पिछली बार राहुल गांधी ने भी ट्राई किया था, वो बार बार फेल हुए। हो सकता है वो वोट के लिए जाते हों, मैं वोट के लिए नहीं जाता। मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने का मुझे गर्व है। हिंदू होकर मैं हिंदुत्व नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। जिन सीटों पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक है वहां आम आदमी पार्टी को झटका लगा तो फायदा पूरी तरह कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस को एमसीडी में कुल 9 सीटें मिली, जिनमें 7 इन्हीं इलाकों की हैं। उधर एमसीडी के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खराब प्रदर्शन की भी चर्चा तेज हो गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अपने कद्दावर मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्रों में भी ज्यादातर सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले मनीष सिसोदिया की पटपड़गंज विधानसभा सीट भी शामिल है। पटपड़गंज में नगर निगम की 4 सीटों में 3 पर बीजेपी को जीत मिली। इसी तरह तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की विधानसभा सीट शकूर बस्ती में तो पार्टी को जोरदार झटका लगा। वहां के 3 के तीनों वार्ड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हार गए और बीजेपी के खाते में तीनों सीटें चली गईं, जबकि मंत्री कैलाश गहलोत की विधानसभा सीट नजफगढ़ की 4 में 3 सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। वहीं गोपाल राय के विधानसभा क्षेत्र बाबरपुर में भी पार्टी को 4 में 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। मतलब पार्टी को एमसीडी में बहुमत तो मिला, लेकिन वो अपने बड़े मंत्रियों के इलाकों में बीजेपी के हाथों चित हो गई। इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के एक गाने पर आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एमसीडी चुनाव में जीत का जश्न मनाया। एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने के बाद दिल्ली में उसके दफ्तर के बाहर कई कार्यकर्ता जुट गए, जिन्होंने एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मनाया। पार्टी दफ्तर के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने काफी बड़ी स्क्रीन पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के मशहूर भोजपुरी गाने को बजाकर खूब डांस किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये जश्न एमसीडी पर कब्जे के बाद मनाया, लेकिन उन्होंने इसके लिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के गाने का इस्तेमाल किया, जिनकी पार्टी पिछले 15 साल से एमसीडी पर राज कर रही थी। उधर दिल्ली एमसीडी चुनाव में खाता खोलने में भी नाकाम रहने वाली जेडीयू पर बीजेपी ने निशाना साधा। जेडीयू ने इस चुनाव में अपने 22 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें एक को भी जीत नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। अपने दम पर ये कोई सीट नहीं जीत सकते हैं। हालांकि जेडीयू ने पलटवार करते हुए बीजेपी को अपनी हार पर विचार करने की नसीहत दी। तो आप आक्षेप इस तरह से लगाइएगा तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा। बीजेपी का आरोप है कि जेडीयू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताती रही है, जिसकी पोल दिल्ली एमसीडी चुनाव में खुल गई। इधर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जीत मिली। आम आदमी पार्टी की ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बॉबी किन्नर सुल्तानपुरी ए वार्ड से मैदान में थी, जहां उन्हें जीत मिली, जिसके बाद उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर जश्न मनाया। बॉबी ने सुल्तानपुरी ए वार्ड से कांग्रेस के वरुण ढाका को 6,714 वोटों से हराया। अब सिर्फ अपने क्षेत्र में विकास 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 ही करना है सर। दिल्ली नगर निगम के चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी ने किसी ट्रांसजेंडर को उम्मीदवार बनाया था। इस बीच गुजरात के वडोदरा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक टोल प्लाजा के अंदर घुस गया। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें टोल प्लाजा के दफ्तर में 2 आदमी बाहर की तरफ जाते नजर आए। जैसे ही उन्होंने सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक को देखा, वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागे। तभी वो ट्रक टोल प्लाजा का मेन गेट तोड़कर दफ्तर के अंदर जा घुसा। गनीमत यह रही कि दोनों समय रहते हट गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई लोग वहां पहुंच गए। इस घटना में ट्रक ड्राइवर घायल हो गया, जबकि ट्रक को भी भारी नुकसान पहुंचा। उधर अमेरिका में लोगों के बैंक बैलेंस के हिसाब से हैसियत बताने वाला एटीएम बनाया गया, जिसमें पैसे निकालने पर न सिर्फ बैंक बैलेंस दिखेगा, बल्कि पैसे निकालने वाले की तस्वीर भी खिंच जाएगी, जिसके हिसाब से पैसे निकालने वाले की रैंकिंग बताई जाती है। इस तस्वीर और बैंक बैलेंस को वहां मौजूद सभी लोग देख सकते हैं।
इस एटीएम को न्यूयॉर्क की MSCHF नाम की कंपनी ने एक आर्ट गैलरी के साथ मिलकर बनाया है। इधर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां के पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या के मामले में केस दर्ज कर लिया गया। 23 अक्टूबर को केन्या में एक पुलिस चौकी पर गोली मारकर पत्रकार की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान में बवाल मच गया था। बाद में केन्या की पुलिस ने इस हत्या को तलाशी के दौरान हुई चूक बताया था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी माने जाने वाले अरशद शरीफ पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद वो केन्या भाग गए थे। इस बीच ग्रीस के साथ जारी तनातनी के बीच तुर्की के लिए अमेरिका से अच्छी खबर आई। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने तुर्की को F-16 फाइटर जेट की बिक्री पर रोक लगाने वाले प्रतिबंध हटा लिए, जिनकी खरीद के लिए तुर्की पिछले साल से अमेरिका को मनाने में जुटा है और उसे उम्मीद है कि अमेरिका से एडवांस्ड F-16 लड़ाकू विमान मिलने पर उसके लिए भूमध्य सागर में ग्रीस पर नकेल कसना आसान हो जाएगा, क्योंकि F-16 के वाइपर वर्जन को दुश्मनों का काल माना जाता है। इसीलिए तुर्की ने पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका से 40 F-16 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा जताई थी। साथ ही उसने अपनी वायुसेना के बेड़े में मौजूद 79 F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए किट देने की भी मांग की थी। अब खबर है कि अमेरिका ने उस एक्ट में बदलाव की तैयारी कर ली है, जिसकी वजह से तुर्की के साथ इन लड़ाकू विमानों की डील अटकी थी। और F-16 की डील का रास्ता साफ होते ही तुर्की ने एक बार फिर ग्रीस को तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उसने ऐलान कर दिया कि भूमध्य सागर में ग्रीस को सैन्य ताकत बढ़ाने से रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये सब हो रहा है ग्रीस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में मौजूद गैस और तेल के लिए जारी सालों पुराने झगड़े की वजह से। दोनों देश एक दूसरे को अपनी सैन्य ताकत दिखाकर इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच जारी तनातनी जंग की दहलीज पर पहुंचती दिख रही है, क्योंकि तुर्की का आरोप है कि उसके तट के पास ग्रीस भूमध्य सागर के टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। इसीलिए अमेरिका से F-16 फाइटर जेट मिलने की उम्मीद जगते ही तुर्की ने ग्रीस को उन टापुओं से अपनी सेना हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। उधर कनाडा ने अपने ओपन वर्क परमिट में बदलाव करने का ऐसा फैसला लिया जिससे हजारों भारतीयों को फायदा हो सकता है। रोजगार की तलाश में कई भारतीय कनाडा जाते हैं, वहीं कनाडा लेबर की कमी से भी जूझ रहा है। इसलिए कनाडा ने ओपन वर्क परमिट होल्डर के परिवार को भी वर्क परमिट देने का ऐलान कर दिया। ओपन वर्क परमिट के जरिए दूसरे देश के लोग कनाडा में कोई भी और कैसी भी नौकरी कर सकते हैं। अब तक ये होता है कि अगर कोई विदेशी कनाडा में हाई प्रोफाइल जॉब कर रहा है तभी उसकी पत्नी या पति को वर्क परमिट मिल सकता है, लेकिन अगले साल से ये शर्त नहीं रहेगी और वर्क परमिट के लिए अर्जी देने वाले विदेशी के पति पत्नी और बच्चे भी कनाडा में काम कर सकेंगे। वहीं जर्मनी भी कनाडा की राह पर चलता नजर आ रहा है। वो तो इमिग्रेशन के साथ अपने नागरिकता कानून में भी बदलाव का प्लान बना रहा है, क्योंकि रूस के गैस सप्लाई में कटौती करने के बाद से जर्मनी की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई है। उस पर लेबर की कमी भी भारी पड़ रही है। यही वजह रही कि जर्मनी के चांसलर ने कहा कि उनके देश में स्थायी तौर पर काम करने वाले और रहने वाले शख्स को वोट करने और चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए जर्मनी की सरकार अपने नागरिकता कानून में संशोधन की तैयारी में है। माना जा रहा है कि जर्मनी में अब 5 साल रहने के बाद ही विदेशी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकेंगे, जबकि अब तक ये नियम 8 साल का है। इधर राजस्थान के करौली में गंदा पानी पीने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 130 लोग बीमार हो गए। सभी बीमार लोगों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि जल विभाग ने काफी समय से पानी की टंकी की सफाई नहीं कराई थी, जिसको लेकर वहां के लोगों ने अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन उनकी तरफ से इस मामले में ध्यान नहीं दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। एनकाउंटर में वहां 3 आतंकियों के घिरे होने की खबरें हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या पता चल रहा है? किशोर, जिस तरीके से आपने कहा कि शोपियां डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑपरेशन चल रहा है, ये वत्थू गांव है जहां पे सुरक्षा बलों को पता चला था कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने कॉर्डन लॉन्च किया। उसके बाद इनिशियल फायरिंग हुई और फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक चला। बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे छुपे हो सकते हैं, जिनके साथ ये ऑपरेशन अभी जारी है। हालांकि इस वक्त फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है, लेकिन ऑपरेशन जारी है। सुबह जो ही फर्स्ट लाइट आएगी तो शायद फिर से फायरिंग का सिलसिला सुनने को मिल सकता है, क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की वहां खबर है। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक दुल्हन ने मेकअप पसंद नहीं आने पर थाने में शिकायत दर्ज कराई। दुल्हन ने आरोप लगाया कि मेकअप करने वाली महिला ने उसका मेकअप खराब किया और शिकायत करने पर उसके साथ बदसलूकी की। बताया गया कि शादी के दिन पार्लर की मालकिन बाहर गई हुई थी, जिसकी वजह से उसने दुल्हन से पार्लर में मौजूद दूसरी महिला से मेकअप करवाने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि उस महिला ने दुल्हन का मेकअप बिगाड़ दिया। इस बीच खबर है कि जर्मनी कई देशों से हथियार और लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है, जिसके लिए उसने भारी भरकम बजट भी तैयार कर लिया है।
जिससे वो इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 3 खरीदेगा। ये वो डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को ढेर करने की ताकत रखता है। इसके अलावा वो अमेरिका से भी एक बड़ी डील करने की तैयारी में है, क्योंकि उसे डर है कि यूक्रेन पर कहर बरपाने वाले पुतिन जर्मनी पर भी हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि उसने रूस के हवाई हमलों का जवाब देने में अपनी ताकत झोंक दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जर्मनी अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की खेप भी खरीदेगा, जिसके लिए वो $10.5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 84,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जिसके बदले अमेरिका उसे 35 लड़ाकू विमान 2026 से 2029 के बीच मुहैया कराएगा। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए रूस में खून खराबा हो सकता है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन से जारी जंग में पुतिन के लिए लिए गए कई फैसलों से वहां के लोग नाराज हैं। और खबर है कि पुतिन के विरोधी इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस में कभी भी खून खराबा शुरू हो सकता है। बताया जा रहा है कि पुतिन के विरोधियों ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। दावा है कि कई बड़े सैन्य अधिकारी भी जंग में पुतिन के लिए गए फैसलों से नाराज हैं। खबर है कि सेना के नाराज अधिकारियों के साथ मिलकर पुतिन के विरोधी खेल करने की तैयारी में है। हालांकि बताया जा रहा है जो सैनिक विद्रोह कर रहे हैं पुतिन के आदेश पर उन्हें कैद कर टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन दावा है कि इसके बावजूद सेना में विद्रोह कम नहीं हो रहा। असल में रूस में तख्ता पलट करने की कोशिश पहले भी हुई है। 90 के दशक में वहां तख्ता पलट के लिए हिंसक प्रदर्शन हुए थे। उधर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए पाकिस्तान सरकार ने मुल्तान के स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 9 दिसंबर से खेला जाएगा और इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुल्तान की कई सड़कों को 5 दिनों तक बंद कर दिया गया, जिसका असर वहां के 123 स्कूल, 16 कॉलेज और 4 यूनिवर्सिटियों पर भी पड़ेगा। इधर IIT मद्रास में रिसर्च करने वालों ने समुद्री तरंगों से बिजली बनाने वाला उपकरण तैयार किया। दावा है कि इस उपकरण की मदद से बिजली की समस्या दूर की जा सकती है, जिसे IIT मद्रास में रिसर्च करने वाली टीम ने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर नाम दिया है। दावा है कि इस डिवाइस को तमिलनाडु में समंदर के तट से 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर गहरे पानी में लगाया गया है और इसके जरिए समुद्री लहरों से 1 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस बीच कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक पहली बार चीन की फौज में कोरोना विस्फोट होने की खबर आई। पता चला कि चीन की फौज पर कोरोना एक नई आफत बनकर टूटा। चीन की फौज अब बंकर बनाने से ज्यादा क्वारंटीन टेंट बनाने में लगी है, जिसकी जानकारी भारतीय फौज की एक खुफिया रिपोर्ट के जरिए सामने आई। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में LAC के पास बड़ी संख्या में चीन की फौज के क्वारंटीन टेंट बनाए जाने का जिक्र किया गया। दावा तो यहां तक है कि कोरोना पॉजिटिव हो चुके फौजियों के लिए क्वारंटीन कंटेनर भी बुलाए गए। सबसे अहम बात यह कि इस तरह के इंतजाम पूरी LAC के पास देखे गए, यानी लद्दाख के पास भी, उत्तराखंड के पास भी और यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा के पास भी ऐसे टेंट बनाए जाने की खबरें हैं। सीधा मतलब यह कि चीन की फौज बहुत बड़े कोरोना विस्फोट का सामना कर रही है। अब तक चीन ने अपनी फौज से जुड़े कोरोना के आंकड़े पूरी दुनिया से छुपाए, इसीलिए दुनिया भी ये देखकर हैरान हुई कि 20 लाख की एक्टिव फोर्स और 8 लाख से ज्यादा पुलिस वालों में किसी को कोरोना ना हुआ हो, ऐसा कैसे मुमकिन हुआ। लेकिन भारतीय फौज की इस खुफिया रिपोर्ट ने चीन के झूठ की पोल खोल दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी। इस मामले में पंजाब पुलिस की SIT ने पंजाबी सिंगर बब्बू मान से 2 घंटे तक पूछताछ की। बब्बू मान से मानसा में ही पूछताछ की गई। उनके साथ ही सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में पंजाब पुलिस ने एक दूसरे पंजाबी गायक मनप्रीत औलख और संगीत निर्देशक निशान सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों से ही सिद्धू मूसेवाला के रिश्ते अच्छे नहीं थे। चमन पलानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चमन, क्या पता चल रहा है? और जी किशोर, देखिए जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले को लेकर जो है वो मानसा पुलिस ने आज जो है CIA स्टाफ ने जो है सिद्धू मूसेवाला हत्या को लेकर जो SIT टीम बनी थी उसके सामने जो पंजाबी सिंगर है बब्बू मान और दरप्रीत सिंह ढिल्लो और मनप्रीत औलख और मिट्टू खेड़ा के भाई अजय पाल, इनको जो है तलब किया गया था। उसमें से आज 2 सिंगर जो थे वो CIA स्टाफ के सामने पेश हुए और तकरीबन जो है 2 घंटे जो है इन दोनों सिंगरों से पूछताछ की गई। उसमें से पंजाबी सिंगर जो मनप्रीत औलख और बब्बू मान है उन्हें अलग अलग कमरे में बिठा के जो है सिद्धू मूसेवाला हत्या को लेकर जो है सवाल जवाब किए गए। शुक्रिया जमन आपका। उधर पाकिस्तान में राष्ट्रपति के बाद नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी दे दी। इमरान खान पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान की सेना और पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर हमलावर हैं, जिस पर नाराजगी जताते हुए पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को धमकी तक दे दी। आसिम मुनीर ने साफ किया कि वो सेना के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इमरान खान की पार्टी के नेताओं को भी सेना के खिलाफ बयान न देने की चेतावनी दी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने 2 टूक कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इमरान खान को यही चेतावनी वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी दी। उन्होंने इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ लक्ष्मण रेखा पार न करने की हिदायत दी, क्योंकि इमरान खान हाल ही में कई बार वहां की सेना पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि उन्हें सत्ता से हटाने में सेना का बहुत बड़ा हाथ था। यही नहीं, उन्होंने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का आरोप जिन 3 लोगों पर लगाया था, उनमें एक सेना का बड़ा अधिकारी भी शामिल था। ख्वाब में वो घुमाते रहे, ख्वाब में वो घुमाते रहे, हम ना फूले समाते रहे। 100 बात की एक बात कही आर्य ने, पत्थरों से नहीं हम प्रिय, फूल से चोट खाते रहे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।